अब हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन के दौरान घटी महत्वपूर्ण घटना के बारे में। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ तथा भारत का शासन ब्रिटिश सत्ता के हाथों में आ गया। ब्रिटिश सत्ता ने भारत पर शासन करने व नियंत्रण हेतु इस दौरान कई सारे कानून लेकर आई, जिसे अधिनियम या एक्ट कहा गया। महत्वपूर्ण अधिनियमों की बात करें तो 1909, 1919 व 1935 का अधिनियम महत्वपूर्ण है। भारत शासन अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो अधिनियम। समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो ने बांटो और राज्य करों की नीति को अपनाते हुए हिंदू मुस्लिम की एकता में दरार डालने हेतु इस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया। इस कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक कहा जाता है। अगर बात करें सांप्रदायिक निर्वाचन की, तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आधार धर्म था। इस प्रणाली के अंतर्गत मुस्लिम बहुल क्षेत्र मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया जाता था। उस क्षेत्र से चुनाव के दौरान मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़ा होता था। उस क्षेत्र के मुस्लिम मतदाता ही उस मुस्लिम प्रत्याशी को वोट दे सकते थे, पर गैर मुस्लिम नहीं। इस अधिनियम के तहत ही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय बने। 12 दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम व क्वीन मेरी का भारत आगमन दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। 1911 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ। इस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने जन मन गण का गान किया, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय गान बना। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युत्सल बंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, नगन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय जय हे। जिसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। बंगाल के राष्ट्रवादी गढ़ बनने वे दिल्ली के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली ब्रिटिश भारत की नई राजधानी बनाई गई। 23 दिसंबर 1912 को चांदनी चौक दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा बनाई गई, जिसे दिल्ली षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। हाथी पर सवार लॉर्ड हार्डिंग पर जब बम फेंका गया तो वह बच निकला। इस षड्यंत्र में 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई और मुकदमा चलाया गया। अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद को दिल्ली में फांसी दी गई, तो वहीं बसंत कुमार विश्वास को अंबाला में फांसी दे दी गई। इस घटना के बाद ही रास बिहारी बोस जापान चले गए। इस बीच विश्व स्तर की बात करें तो यूरोपीय शक्तियों में अपने साम्राज्य का विस्तार व औपनिवेशिक की स्थापना हेतु होड़ मच गई, जिसका परिणाम रहा प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से 18 तक चला। इस समय पूरा विश्व 2 गुट में विभाजित हो गया। एक का नेतृत्व मित्र राष्ट्र के देशों, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जापान थे, तो दूसरी तरफ दूरी राष्ट्र के देश, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की जैसे देश थे। भारत इस समय ब्रिटिश औपनिवेशिक होने के कारण इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध में कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का समर्थन किया। ठीक इसी समय तिलक भी जेल से रिहा हुए। तिलक जेल से जब रिहा हुए तो उस समय देश में प्रथम विश्व युद्ध के कारण राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह से महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ।
1915 में गोपाल कृष्ण गोखले व फिरोज शाह मेहता का देहांत हो गया तथा नरम दल का नेतृत्व कमजोर हुआ। एनी बेसेंट ने इस दौरान कांग्रेस में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक आंदोलन की आवश्यकता महसूस की। इस हेतु उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव भी रखा, पर इसे स्वीकार नहीं किया गया। तिलक व एनी बेसेंट ने स्वशासन की मांग हेतु होम रूलिंग की स्थापना की। तिलक ने होम रूलिंग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को बेलग्राम पूना में किया, तो वहीं एनी बेसेंट ने 1 सितंबर 1916 को अडियार मद्रास में किया। एनी बेसेंट के होम रूलिंग आंदोलन का क्षेत्र मुंबई और शेष भारत था, तो वहीं तिलक के होम रूलिंग आंदोलन का क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बरार, पूना तथा मध्य प्रांत था। तिलक ने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार मराठा व केसरी के माध्यम से किया, तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जैसे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। इस दौरान तिलक ने कहा, जब हम स्वशासन की बात करते हैं तो हमारा अर्थ होता है कि हम अपने घर के स्वयं स्वामी बने। स्वामी हम तो शासन हम ही चलाएंगे। हमारे घर का दूसरा व्यक्ति बाहर से आकर शासन चलाता है तो ये ठीक नहीं। यह तभी हो सकता है जब हम अल्पसंख्यकों या बौद्धिक रूप से असक्षम। एनी बेसेंट ने कहा, भारतीयों का हक है स्वराज और ये किसी स्वामी भक्ति के बदले पुरस्कार के रूप में प्राप्त करने की सोचना मूर्खतापूर्ण है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी सत्ता के अंतर्गत ही स्वशासन को प्राप्त करना था। जैसे जैसे अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र को मात देने लगे तथा इस युद्ध में मिल रही विजय के कारण अंग्रेज अपने द्वारा भारतीयों से किए गए वादों को भूल गए, जिसका परिणाम ये हुआ, भारत में ब्रिटिश विरोधी माहौल बनने लगा। इस समय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। इस समय कांग्रेस व मुस्लिम लीग अंग्रेजों की नीति व उपेक्षाओं से क्षुब्ध थी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही सभी ब्रिटिश विरोधी ताकतें एक हुई। इस दौरान एनी बेसेंट व तिलक के प्रयासों से नरम दल व गरम दल पुनः एक हुए, तो वहीं तिलक व जिन्ना के सहयोग से कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्यम समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है। इसी अधिवेशन में तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। पर हिंदू मुस्लिम की ये एकता ज्यादा समय तक ना चल पाई, क्योंकि इस समय धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे बढ़े। कुछ नेताओं ने हिंदूवाद को बढ़ावा दिया, जिससे आगे चलकर फूट पड़ गई और देश को बंटवारे की तरफ ले गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया था। इस अधिवेशन में बिहार के चंपारण जिले से आए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी जी चंपारण गए। गांधी जी के अहिंसा व सत्याग्रह के सिद्धांतों से लोग प्रभावित हुए। भारी मात्रा में लोग गांधी जी से जुड़े। फिर यहीं से शुरू हुआ महात्मा गांधी जी का राजनीतिक सफर, जिससे आगे चलकर विशाल जनमत तैयार हुआ। इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।